वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें हमारा कंसेप्ट्स का बहुत यूज़ होगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले इस पिक्चर को समझते हैं कि दिया हुआ क्या है। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड यार कि ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है। ये लोग ऐसे रस्सी के साथ अलॉन्ग अबाउट द पुली एक रस्सी रैप्ड है जो कि इन दोनों ब्लॉक्स को कनेक्ट करके रखा है। मैं खुद सोच के देखो, अगर मैं बी वाले ब्लॉक को F4 से इस तरफ खींचूंगा तो ब्लॉक बी लेफ्ट की तरफ जाएगा एंड ब्लॉक ए राइट की तरफ जाएगा, बिकॉज ब्लॉक ए इज़ कनेक्टेड विद द रोप विद बी। तो बी अगर लेफ्ट की तरफ जाएगा तो ए राइट की तरफ जाएगा, है ना। एंड यहाँ पर यह भी बोला गया है कि इन दोनों सरफेसेस के बीच, ये ए एंड बी के बीच वाला जो सरफेस है और ज़मीन और बी का जो कॉन्टैक्ट है, इसमें फ्रिक्शन भी है। तो पूछा ये गया है कि एफ़ का वैल्यू कितना होना पड़ेगा ताकि ए एंड बी मूव विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड। मतलब अगर बी को तुम एक कॉन्स्टेंट स्पीड से ट्रैवल करवाओगे, एज बिकॉज ए इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद बी, तो ए भी कॉन्स्टेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा, है ना। तो एफ़ का वैल्यू कितना होना चाहिए। देखो जनता, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, अगर और क्लैरिटी चाहिए ना तो तुमको तो एफबीटी बनाना ही पड़ेगा। इनफैक्ट बिना एफबीटी बनाए तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, लेकिन एफबीटी बनाने के बाद और तुम्हारा क्लैरिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एफबीटी बनाते। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो अगर मैं ब्लॉक ए का एफबीटी बनाऊँ, दिस इज़ ब्लॉक ए, और नीचे इसका ब्लॉक बी बना देता हूँ। ठीक है, दिस इज़ ब्लॉक बी। इसका मासेस दिया हुआ है, एक का मास 4 kg, एक का मास 8 kg, म्यू का वैल्यू भी दिया हुआ है। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी शैल शो हियर इज़ द वेट ऑफ ब्लॉक ए, दैट इज इन दिस केस इज इक्वल टू 4g। ये हो गया, ठीक है। और ब्लॉक ए का बी के साथ एक सरफेस कॉन्टैक्ट है, तो बी जो है ए को रिपेल करेगा विद ए नॉर्मल, लेट अस से इसका वैल्यू मैंने n1 दे दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या सोचेंगे, एक तो सरफेस कांटेक्ट का काम हो गया, अभी हम रोप कांटेक्ट। यहाँ पर एक रस्सी लगा हुआ है और रस्सी ब्लॉक को हमेशा खींचता है, पुल करता है, तो इस तरफ एक टेंशन आएगा टी। भूलो मत, एक पे अगर टी टेंशन लगता है तो बी पे भी टी टेंशन ही लगेगा, बिकॉज दिस इज द सेम मासलेस रोप। और एक ही मासलेस रोप में हर जगह पर टेंशन का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। नाउ वी नो कि ए के बॉटम में एक फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन जनता फ्रिक्शन हम बाद में लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे। पहले हम देखेंगे कि रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी किस तरफ है ना। अभी ब्लॉक बी का एफबीटी बनाते हैं। ब्लॉक बी का सबसे पहले वेट कितना हो जाएगा इन दिस केस, दिस इज Hg। कितना सारा सरफेस कांटेक्ट है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। नीचे वाला लेट अस से इधर धक्का दे रहा है, लेट अस से दिस फोर्स इज व्हाट N2, और बी ने ए को जैसे ऊपर N1 धक्का दिया था, ए भी बी को नीचे N1 से धक्का देगा। ये हो गया सरफेस कॉन्टैक्ट का काम खत्म। अभी हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंशन इसको खींच रहा होगा, इधर टी लिख दिया। और लास्ट में हम क्या शो करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स F जो कि इस तरफ लग रहा है। ठीक है, नाउ पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। विच मीन्स इन दिस केस चाहे वो ब्लॉक ए हो चाहे वो ब्लॉक बी हो, दे विल बी इन इक्विलिब्रियम। कम ऑन पीपल, दे विल बी इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स हमेशा बैलेंस करना पड़ेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स तो हमेशा बैलेंस रहेगा ही। इज दैट क्लियर पीपल? ओके फाइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, हमारे एफबीटी में एक फोर्स अभी भी बाकी है, एंड दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो हमको शो करना पड़ेगा। और मैंने क्या रूल सिखाया था, क्या टेक्निक सिखाया था, हमेशा अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना है, एक बार ये एज्यूम कर लो कि फ्रिक्शन नहीं है। उसके बाद ये देखो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो रिलेटिव मोशन किस तरफ होता है ना। तो अगर मैं बी के पूछूं, बी के टॉप सरफेस को पूछूं, बी ये बताओ कि ए का बॉटम सरफेस किधर जा रहा है। डेफिनेटली टेंशन इस तरफ लग रहा है, तो ब्लॉक ए राइट की तरफ जाएगा। तो बी के रेस्पेक्ट में ब्लॉक ए का बॉटम राइट की तरफ जा रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा जनता, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। इसको मैंने F1 बोला। कम ऑन पीपल, बी को ए राइट की तरफ जाता हुआ देखेगा, उसको अपोज करने के लिए, उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन F1 पीछे की तरफ लगेगा। एंड हमेशा याद रखना, F1 किसने लगाया, बी ने ए पे लगाया, तो ए भी बी पे फ्रिक्शन लगाएगा किस तरफ, आगे की तरफ लगाएगा। दिस इज F1 हो गया। तो ये ए एंड बी का कॉन्टैक्ट के कारण जो फ्रिक्शन आता है उसका कहानी हमने लिख दिया F1। अभी बाकी क्या है, ध्यान से सुनना जनता। ब्लॉक बी जो है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में भी है। ग्राउंड जो है जनता वो भी क्या है, वो रफ है। ध्यान से देखना, अगर ब्लॉक बी को तुमने लेफ्ट की तरफ खींचा, किस तरफ खींचा, लेफ्ट की तरफ खींचा, तो ज़मीन के रेस्पेक्ट में ब्लॉक बी का बॉटम लेफ्ट की तरफ जाएगा। दैट मीन्स ज़मीन ब्लॉक बी पे फोर्स की तरफ लगाएगा राइट की तरफ, एंड दैट विल बी डिफरेंट, दैट विल बी डिफरेंट। उसका वैल्यू हम F2 लिख दिए। क्योंकि देखो, क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड,
इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड ये सारे फ्रिक्शंस जो है दिस आर ऑल काइनेटिक फ्रिक्शंस, है ना। क्यों काइनेटिक फ्रिक्शंस है? बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी जो सरफेसेस है दे आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। तो इस F1 का वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ, फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू एन, तो हम कौन सा नॉर्मल लिखेंगे? ध्यान से सुनना, ये फ्रिक्शन ये दो सरफेसेस के बीच लग रहा है, हाँ ना, मैंने येलो कलर से मार्क किया है। तो इन दोनों सरफेसेस के बीच का जो प्रेसिंग टेंडेंसी है वो कौन बताता है? वो N1 बताता है। तो यहाँ पर हम जब नॉर्मल लिखेंगे, कौन सा नॉर्मल लिखेंगे जनता? N1 वाला नॉर्मल लिखेंगे। इज इट क्लियर पीपल? और एक बार, ये वाला सरफेस और इस वाले सरफेस का जो प्रेसिंग टेंडेंसी है वो कौन बताता है? नॉर्मल N1 बताता है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला में म्यू इंटू N1 लिखेंगे। सिमिलरली जनता, ज़मीन और ब्लॉक बी के बीच यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है F2, इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो F2 का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? म्यू इंटू कौन सा नॉर्मल? ज़मीन और इस ब्लॉक की बी के बीच का जो प्रेसिंग टेंडेंसी है वो कौन बताता है? N2 बताता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? म्यू इंटू N2। बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? थिंक अबाउट इट पीपल। फाइन पीपल। सो यहाँ पर हमने F1 का वैल्यू निकाल लिया, है ना, यहाँ पर हमने F2 का वैल्यू निकाल दिया। नाउ पीपल वी आर रेडी टू राइट द इक्वेशंस। फिर से याद दिला देता हूँ जनता, ये जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लॉक्स कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, व्हिच मीन्स acceleration of each of the object will be equal to 0, which means the system will be in equilibrium, which means the net force has to be equal. तो ब्लॉक ए को देख कर अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ, हम क्या इक्वेशन लिखेंगे? राइट में टी है, लेफ्ट में F1 है, दे शुड कैंसिल आउट। तो टी का वैल्यू F1 होगा और F1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू N1। N1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यार? यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं जनता? बोलो, वर्टिकल डायरेक्शन में N1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 4G लिख सकते हैं, हाँ या ना, है ना। अच्छा, और एक काम करते हैं, N2 का भी वैल्यू निकाल के रखते हैं, इस ब्लॉक से निकाल के रखते हैं। चलो, इस ब्लॉक से अगर हम देखें, ब्लॉक बी को अगर हम देखें तो N2 ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ क्या है? 8G और N1, इन दोनों को ये बैलेंस कर देगा, 8G प्लस N1। और N1 का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखा, कितना वैल्यू है? 4G। तो हमने यहाँ पर 4G लिख के रखा। 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12G। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज हमको आगे जाके यूज़ करना पड़ेगा। दैट इज़ द रीज़न हमने N1 और N2 का वैल्यू लिख के रखा। ठीक, म्यू का वैल्यू कितना देगा जनता? 0.25। N1 का वैल्यू हमने जस्ट नाउ निकाला, कितना है? 4G। G मतलब 10, ये इधर आ जाएगा, 25 4 जा 100 मतलब 10। तो टेंशन का वैल्यू कितना आएगा? इन दिस केस टेंशन का वैल्यू 10 न्यूटन आ गया। इज दैट क्लियर? टेंशन का वैल्यू पता चल गया। अभी हम बी के FBD से, दिस इज फ्रॉम ए के FBD से हमने ये इक्वेशन लिखा, फ्रॉम बी के FBD से हम क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। ध्यान से देखना, बी के FBD से अगर हम देखें, ये वाला फोर्स F1, T और F2 तीनों को बैलेंस करेगा, है ना। सो इन दिस केस F इज इक्वल टू T प्लस F1 प्लस F2। तो T की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 10 न्यूटन, है ना, हमने जस्ट नाउ डिराइव किया। F1 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे जनता? म्यू इंटू N1, म्यू इंटू N1 का वैल्यू कितना है? 4G निकाला था। और F2 का वैल्यू कितना होगा जनता? म्यू इंटू N2, दैट इज 0.25। म्यू का वैल्यू दोनों सरफेसेस में सेम है, इसलिए हमने नीचे वाले सरफेस में भी म्यू का वैल्यू 0.25 माना। और N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12G। ठीक है, तो कितना आएगा? दिस इज 10। ध्यान से देखो, ये G चला गया, ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, और एक 10 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? ये G, ये चला गया, दिस इज 12। 2.5 इंटू 12 कितना आएगा? बोलो, मैंने कैलकुलेट किया कितना आया इन दिस केस, दिस इज 30। तो कितना आएगा? फाइनली 30 40 प्लस 10 50। सो अगर द एक्सटर्नल एजेंट अप्लाइज द फोर्स ऑफ व्हाट? 50 न्यूटन इन द एंटायर सिस्टम, क्या कहा मैंने? देन द एंटायर सिस्टम, बोथ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी विल बी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइन, देखो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर दो ब्लॉक से ए एंड बी। आई होप सो तुमको दिखाई दे रहा है, एक मिनट, ए एंड बी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। F4 से बी को खींचा जा रहा है, ए जो है बी के ऊपर बैठा हुआ है और ए जो है एक रस्सी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि ब्लॉक बी को कितने फोर्स से खींचना पड़ेगा ताकि ब्लॉक बी एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करे। एट व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन ब्लॉक बी सो दैट ब्लॉक बी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। दोनों ब्लॉक्स का मासेस, ए का 4 kg, बी का 8 kg, और दोनों सरफेसेस में फ्रिक्शन है, ए और बी के बीच भी फ्रिक्शन है, और बी और ज़मीन के बीच भी फ्रिक्शन है। तो
पूछा गया कितना है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.25 और ये पूछा गया है कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि बी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर पाए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है एफबीडी बनाओ। ये ब्लॉक ए है, इसका मास कितना है 4 kg, तो नीचे कितना लग रहा होगा जनता 4g। अच्छा और एक बात करता हूँ, बी का भी डायग्राम बना लेता हूँ तो हम रिलेट करके बना सकते हैं। दिस इज बी का मास कितना दिया हुआ था, बी का मास 8 kg दिया हुआ था। ठीक है ना, तो सबसे पहले ब्लॉक बी जो है ब्लॉक ए को क्या करेगा, ऊपर की तरफ रिपेल करेगा। लेटर से ये नॉर्मल का वैल्यू हमने क्या लिख दिया n1। ठीक है, और अगर ब्लॉक बी ने ब्लॉक ए पे ऊपर n1 लगाया तो ब्लॉक ए भी ब्लॉक बी पे नीचे n1 लगाएगा ऐसा। ठीक है, अच्छा ए का एफबीडी अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले हम उसके बाद बी का एक बार एफबीडी बनाते हैं, फिर दोनों को मिला के एक साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 8 kg का कितना होगा जनता, दिस इज 8g। अभी 8g का मतलब ब्लॉक बी का दो कॉन्टैक्ट सर्फेसेस है, एक ये। बॉटम वाला कॉन्टैक्ट सरफेस लेटर से कितना नॉर्मल लगा रहा होगा, लेटर से बॉटम वाला कॉन्टैक्ट सरफेस नॉर्मल n2 लगा रहा होगा, है ना, इज दैट क्लियर? ओके फाइन। और इस ब्लॉक पे इस तरफ कितना लग रहा है जनता, इस तरफ अप्लाइड फोर्स F लग रहा है। ठीक है, ओके फाइन। नाउ पीपल, अभी बारी है फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना कि इन बॉडीज़ पे फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैंने 4 kg को पूछा, टेक्निक क्या है, टेक्निक यह है कि तुमको सबसे पहले ये एज्यूम करना पड़ेगा इन दोनों सरफेसेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा एज्यूम करो, ऐसा सोचो। और ऐसे सोच के 4 kg वाले ब्लॉक को पूछो कि भाई ये बता कि 8 kg वाला ब्लॉक किधर जाएगा, तो 4 kg को क्या दिखाई देगा, 8 kg वाला ब्लॉक लेफ़्ट के तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, लेफ़्ट के तरफ। तो 4 kg जो है 8 kg पे फ्रिक्शन किधर जगह लगा देगा, राइट की तरफ। लेट अस से दिस इज F1 एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ 8 kg भी 4 kg पे F1 ही लगाएगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये हमने लगा दिया F1, समझ में आया? इज दैट क्लियर? पक्का? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी देखो नीचे का जो बी वाला ब्लॉक है ये तो ज़मीन के रेस्पेक्ट में भी मूव कर रहा है, और ज़मीन के रेस्पेक्ट में भी ये ब्लॉक लेफ़्ट की तरफ ही जाना चाहते हैं, तो इस पर फ्रिक्शन जो लगेगा उसका वैल्यू मैं F2 लिख देता हूँ, दैट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया बी का एफबीडी। देखो अभी ना ए का एफबीडी में टेंशन किस तरफ होगा वो दिखाना अभी भी बाकी है, टेंशन होगा भी या नहीं। अभी तुम अगर इस 4 kg वाले ब्लॉक को पूछोगे 4 kg वाला ब्लॉक तुमको फ्रिक्शन किधर लेके जाना चाहता है, तो बोलेगा फ्रिक्शन जो है मेरे को लेफ़्ट की तरफ लेके जाना चाहता है। जब 4 kg ब्लॉक को लेफ़्ट की तरफ खींचा जाएगा, ये रस्सी खिंच जाएगा और इस पर टेंशन लगाएगा राइट की तरफ, तो रस्सी का जो टेंशन है T वो राइट की तरफ इस तरफ लगेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके फाइन। तो यहाँ पर एज बिकॉज ब्लॉक बी को कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करना है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि F का वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस एफबीडी से F का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ F1 प्लस F2, है ना। इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा F1 का बैलेंस की वैल्यू कितना होगा, म्यू इंटू N1, ये वाला M1 होगा। म्यू का वैल्यू कितना है जनता, 0.25। N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कम ऑन पीपल, दैट इज़ 40g लिख सकता हूँ, नॉट 40g सॉरी 4g। यहाँ पर N1 का वैल्यू और 4g का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तो कितना आ जाएगा इन दिस केस, दैट इज़ 10 न्यूटन, है ना। और F2 का वैल्यू अगर हम लिखना चाहें, मतलब ज़मीन वाला फ्रिक्शन जो है उसका वैल्यू क्या होगा, म्यू इंटू N2। N2 का वैल्यू कितना होगा जनता, ये वाला N2 किसको बैलेंस कर रहा है, 8g, और N1 को बैलेंस कर रहा है, तो N2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8g प्लस N1, और 8g मतलब 80, और N1 का वैल्यू कितना है जनता, N1 का वैल्यू हमने लिखा था कितना, 4g लिखा था, मतलब 40। यहाँ अगर मैं जी में, चलो मैं जी में लिख देता हूँ, छोड़ो जी में लिख देता हूँ, जी में लिखूँगा तो क्या लिख दूँगा, दैट इज़ 8g प्लस 4g दैट इज़ इक्वल टू 12g। अब यहाँ पर कर देते हैं, म्यू का वैल्यू कितना होगा, 0.25 इंटू 12g। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा वो देख, इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 30 न्यूटन। एम आई करेक्ट पीपल, है ना। तो F2 का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज़ 10, F2 का वैल्यू कितना होगा, दैट इज़ 30, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज़ 40 न्यूटन। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, एक काम करो, इसका स्नैपशॉट ले लो, दिस इज द स्नैपशॉट, इसका स्नैपशॉट ले लो। ठीक है, फाइन।